there are two questions on the board. Question number 14 and question number 15. I have written the brief of the questions and how they will be solved. I am going to show you. A and B are partners in equal ratio. New partner C is admitted for 1/4 share. Goodwill of the firm is valued at rupees 16,000 for the whole firm, but C is not able to pay goodwill in cash. राइट? तो यहां पर एंट्री क्या होगी ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं. यही चीज मैं अब आपको यहां पे सॉल्व करके बता रहा हूं. Whenever the new partner is not paying cash for goodwill, तो एंट्री जो इस तरीके से एडजस्ट की जाती है गुडविल के लिए, दैट इज न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स. In this question, we are given the old ratio and the new partners ratio. It means it is assumed here that the sacrificing ratio of old partner is their old ratio. Means equally they are sacrificing in favor of C. तो यहां पर जो एंट्री होगी वो मैं आपको लिख के बता रहा हूं. C's capital account debit to A's capital account and to B's capital account. एंड यहां पर जो अमाउंट होगी वो होगी टोटल गुडविल जो फर्म की है, उसमें सी का शेयर है 1/4. तो सी के अकाउंट में हम 1/4 अमाउंट मीन्स 4,000 डेबिट करेंगे. एंड ए एंड बी आर सैक्रिफाइसिंग इक्वली, तो हाफ ऑफ अमाउंट दोनों के अकाउंट में चली जाएगी. 2,000 and 2,000. Okay, narration आप लिखेंगे being adjustment for goodwill on admission of C. Now, the next question is question number 15. Here, A and B are partners in the ratio 3:2. They admit C, a new partner, who gets A surrender 1/3 of his share in favor of C, whereas B surrender 1/4 of his share in favor of C. Goodwill of the firm is 3 lakh, but which is also not paid by C. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ A एंड B. तो पहले हम उसको कैलकुलेट करते हैं. सैक्रिफाइस बाय A is equal to 3/5 into 1/3 is equal to 1/5 and by A के बाद by B. B का जो शेयर है वो है 2/5 and he is sacrificing 1/4 means 2/20. अब दोनों के शेयर जो है वो इक्वल नहीं, मतलब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो अपन इसको लिख सकते हैं और 4/20. ठीक है. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 4/2 और 2/1. मतलब ये दोनों पार्टनर जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2:1 के रेशियो में. राइट. और अब हम यहां पर एंट्री करेंगे. C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल अकाउंट. टोटल गुडविल है 3 लाख की. आउट ऑफ दैट सी इज गेटिंग 3/10 शेयर. तो यहां पर उसकी गुडविल की वैल्यू होगी 90,000 और यहां हम इसको डिवाइड करेंगे 2:1 के रेशियो में 60,000 एंड 30,000. ओके. इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने. तो 14 और 15 14th और 15th नंबर के क्वेश्चन इसी तरीके थे.
अब क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, वहां पे नया पार्टनर जो है वो कैश गुडविल पे कर रहा है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि व्हेन एवर न्यू पार्टनर पेज कैश फॉर गुडविल, तो हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इन एवरी क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेक द एंट्री अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में नया पार्टनर गुडविल का पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो आपको 2 एंट्री पास करनी है, और अगर वो गुडविल का पेमेंट नहीं कर रहा है तो आपको एक सिंगल एंट्री, जो यहां पे मैंने आपको करके बताई है, ये या ये, इस तरीके से ये आप एंट्री करेंगे। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 21 तक आपके ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें सभी में आपको रेशो निकालने हैं और गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके बताना है। मैं आपके ऊपर ये चीज छोड़ रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 22, जहां पर पिछले चैप्टर में भी हमने इस चीज के बारे में जाना था कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, तो पुराने जितने भी रिजर्व्स होते हैं, सरप्लस होते हैं, उन सबको हमें ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में एडजस्ट करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है या डिवाइड करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है, यहां पे हमारे पास 2 पार्टनर हैं, साहिल एंड सुबीर, जिनका रेशियो है 5:3। उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया है 1/8 शेयर के लिए। एट दैट टाइम इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट है 60,000 का और इनके जनरल रिजर्व में अमाउंट है 20,000 का। तो यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, इसलिए हमें इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक सिंपल सी एंट्री होगी हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन नंबर 22, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू साहिल एंड टू सुबीर। अमाउंट थे हमारे पास 60,000 एंड 20,000, टोटल 80,000. We have to divide between Sahil and Subir in the ratio 5:3. तो 50,000 आप इसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और 30,000 आप इसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बी डिवीजन of accumulated profits and reserves in old ratio. Okay, इस तरीके से ये एंट्री कर दी जाएगी और ये अकाउंट यहां पर क्लोज हो जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, करवाने जा रहा हूं, वो है आपके लिए लेटेस्ट, अभी तक हमने उसका कोई क्वेश्चन नहीं किया है, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें जर्नल एंट्री करने के लिए कहा गया है। मैं आपको जर्नल एंट्री बता रहा हूं, ठीक है। जर्नल एंट्री के लिए मैं यहां पे पूरा फॉर्मेट बना रहा हूं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, रुपी, डेबिट एंड रुपी क्रेडिट। जब भी आपको जर्नल एंट्री बनाने के लिए कहा जाएगा तो आपको इस फॉर्मेट में ही जर्नल एंट्री बनानी है। मैंने इससे पहले बना के बताई है, बिना फॉर्मेट के बनाई है, बट आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जब भी आप जर्नल एंट्री बनाएंगे तो प्रॉपर फॉर्मेट में बनाएंगे। फॉर्मेट ये आपको याद होना चाहिए, 11th में भी आपने सीखा है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। अब 1 आफ्टर 1 आपको जर्नल एंट्री लिखनी है। जर्नल एंट्री कैसे लिखनी है, जिसमें आप डेबिट अकाउंट कौन सा है, क्रेडिट अकाउंट कौन सा है वो लिखेंगे। उसके बाद आपको वहां पे नरेशन भी लिखना होता है। मैं यहां पे नरेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी रहती है, इसलिए, ठीक है। तो यहां पर जो दे रखा है, अरुण एंड वरुण 2 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 2 और 3 दे रखा है, ठीक है। उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए और उस वक्त असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया है। जिस तरीके से रिवैल्यूएशन के बारे में बताया गया उसके हिसाब से हमें एंट्री कर देंगे। ओके, एंट्री में आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा रहा हूं। व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट तो आप असेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। व्हेनेवर देयर इज डिक्रीज इन असेट तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और असेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। Whenever there is increase in liability, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा और
जो लायबिलिटी का अकाउंट है वो क्रेडिट किया जाएगा। अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो आपको लायबिलिटी के अकाउंट को डेबिट करना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहां दे रखा है स्टॉक विच बुक वैल्यू वॉज ₹12,000 रिवैल्यूड फॉर ₹15,000। जो आपका स्टॉक था 12,000 रुपए का, इट हैज बीन रिवैल्यूड एट ₹15,000। इट मीन्स देयर इज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। तो यहां पर स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए आप लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यह हमारी पहली एंट्री है। अब यहां पर अमाउंट में जो आपको लिखना है वो डिफरेंशियल अमाउंट लिखना है। मीन्स ना तो आपको पुराना अमाउंट लिखना है ना नया अमाउंट लिखना है। नए और पुराने अमाउंट के बीच में जो वेरिएशन आया है उसको आपको लिखना है, दैट इज 3,000। तो वी राइट हियर 3,000। ओके, नरेशन मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, विदाउट नरेशन एंट्री करके बता रहा हूं। ये हमारी पहली एंट्री कंप्लीट हुई। अब हमें सेकेंड एंट्री में जाना है। And what is the second entry? Given is depreciation will be charged on machinery at the rate 15%. Value of machinery is 24,000. अगर आपके पास पुरानी बुक है और उसमें 2400 लिखा हुआ है तो आप उसको 24,000 कर लें। That is the correct value. Okay? तो यहां पर असेट की वैल्यू अगेन कम हो रही है बिकॉज वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। जब भी असेट की वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है असेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहां पर आप लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये आपकी एंट्री होगी और 24,000 का 15% आप माइनस करेंगे, दैट इज 3,600। यहां पे असेट की वैल्यू कम हुई है, पिछले वाले में असेट की वैल्यू बढ़ी थी इसलिए आपने असेट को डेबिट किया था। अभी असेट की वैल्यू कम हो रही है इसलिए हम असेट को यहां पे क्रेडिट कर रहे हैं। ओके, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स ऑफ 10%, 16,000 एट द रेट 10%। यहां पे आपको परसेंट गिवन नहीं है। मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें परसेंट गिवन नहीं है बट वो 10% है। तो 16,000 के डेटर्स के ऊपर मुझे 10% बैड डेट्स के लिए प्रोविजन करना है। इससे भी हमारी असेट की वैल्यू कम होती है। ओके, तो फिर से जो मेरी थर्ड एंट्री होगी वो होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। 16,000 का 10%, 1,600 आई हैव टू राइट हियर। ये एक और एंट्री हुई। इसके बाद एंट्री नंबर 4, फोर्थ ट्रांजेक्शन में वी हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर 10,000 एंड प्रोविजन इज टू बी मेड एट द रेट 10%। तो हियर जब क्रेडिटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाते हैं डिस्काउंट के लिए तो दैट इज डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। मीन्स आपकी लायबिलिटी कम हो रही है और लायबिलिटी कम होती है तो आपको उसको डेबिट करना पड़ता है। तो आप यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यह है 10,000 का 6%, 600। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर वर्थ ₹5,000 वॉज टेकन इन बुक्स। बुक्स में हमारे पास पहले से कुछ फर्नीचर है जो रिकॉर्डेड नहीं था। मीन्स देयर वॉज नो असेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। नाउ हम उतनी वैल्यू का फर्नीचर अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट में ले रहे हैं इट मीन्स इंक्रीज इन असेट। तो एंट्री होगी यहां पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 5,000। तो यहां पे 5,000 से हम ये एंट्री करेंगे एंड लास्ट एंट्री जो रेक्टिफिकेशन के बाद जो आपको रिवैल्यूएशन के बारे में दे रखी है दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। इट इज एन इंक्रीज इन लायबिलिटी क्योंकि अब हम एक और लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो सिक्स्थ एंट्री जो होगी
वो होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 1000 रुपीज। यहां पर अब जितनी एंट्री हुई है टोटल नंबर 6 है। इन 6 एंट्री में किसी में हमको प्रॉफिट हो रहा है, किसी में हमको लॉस हो रहा है। ओवरऑल इन सब से हम एक अकाउंट बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। उससे फाइनल फिगर जो निकल के आएगी प्रॉफिट या लॉस की, उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ओल्ड रेशो। तो यहां पर जो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट करके आ रहा है वो आ रहा है 2400। हम एक बार इसका अकाउंट भी बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया जनरल एंट्री। अब मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट। इन्हीं एंट्री को हमें उस अकाउंट में लिखना है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। ये आपका लेजर है। लेजर में आपके 8 कॉलम होते हैं टोटल। 4 कॉलम डेबिट साइड में जो कि इस तरीके से बनते हैं, डेट पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर, जेएफ एंड देन अमाउंट। ये आपका फॉर्मेट है। डेट पर्टिकुलर, जेएफ जनरल फोलियो, और ये रुपीज, फिर डेट पर्टिकुलर, जेएफ एंड रुपीज, ये क्रेडिट और ये डेबिट साइड। ओके, अब फिर से इस अकाउंट में अब हमें वही एंट्री करनी है जो मैंने जनरल एंट्री में की थी। स्टॉक की वैल्यू हमारी बढ़ गई है तो हम यहां पे लिखेंगे बाय स्टॉक 3000। सेकेंड एंट्री में यहां पर हम लिखेंगे टू मशीनरी 2400। आफ्टर दैट क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये बैड डेट्स प्रोविजन जो कि था हमारा 1600 का। उसके बाद नेक्स्ट है यहां पर बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में है 600। आफ्टर दैट है हमारे पास बाय फर्नीचर। बाय फर्नीचर में 5000 और टू outstanding salary which was 1000. ओके, अब आप दोनों तरफ का टोटल लगा के डिफरेंस निकालेंगे। फाइनली इट इज प्रॉफिट और लॉस। तो इट इज 8600। 2400 का टोटल लॉस हुआ। यहां पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड टू बी। ये प्रॉफिट जो है वो हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो 2400 को हम डिवाइड करेंगे। यहां पर ये 2400 में ए के अकाउंट में जाएगा 1600 और बी के अकाउंट में 800। इस तरीके से ये अकाउंट बनाया जाएगा। ये आपका लेजर अकाउंट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन सभी में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है या जनरल एंट्री करनी है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने होंगे मे बी। उसके बाद आपको नई बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। तो क्या क्या बनाने के लिए कहा जाएगा ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा और आपको वही सारी चीजें उस क्वेश्चन में करनी है, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 24, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अपने को सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो आपको सिर्फ उन्हीं एंट्रीज पर कंसंट्रेट करना है जो आपकी एसेट और लायबिलिटीज के वैल्यूएशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। क्वेश्चन में इसके अलावा नया पार्टनर आ रहा है, उसका रेशो कितना है, उसकी कैपिटल कितनी, उसकी गुडविल कितनी है, इन सब के बारे में भी गिवन होगा। बट आपको जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो आपको उन चीजों के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। यहां पे मैं इसको रब कर रहा हूं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं और उसमें जो भी एंट्री होगी वही सारी एंट्री यहां पे लिखनी है मुझे।
जो सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन को अफेक्ट करने वाली है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सारंग इज द न्यू पार्टनर फॉर 2/7 शेयर। ही इज ब्रिंगिंग कैपिटल एंड गुडविल, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बना रहे हैं तो। उसके बाद बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹30,000। बिल्डिंग की वैल्यू आपको 30,000 रुपए दे रखी है। अब आपको चेक करना है कि बैलेंस शीट में वो वैल्यू कितनी थी। तो बैलेंस शीट में वैल्यू है गुडविल की, बिल्डिंग की 20,000 और नई वैल्यू जो नीचे दे रखी है वो है 30,000। इट मींस गुडविल बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है बाय बिल्डिंग अकाउंट। असेट की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के आपको क्रेडिट साइड में एंट्री करनी है, जितनी वैल्यू वहां पे इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे 20,000 से वैल्यू बढ़ के 30,000 हो गई है, इसका मतलब 10,000 इसमें चेंज हुआ है, तो आपको सिर्फ 10,000 की एंट्री करनी है। आफ्टर दैट मशीनरी इज वैल्यूड एट ₹8,000। ठीक है, जबकि मशीन की वैल्यू जो बैलेंस शीट है उसमें देखिए 9,000। इट मीन मशीन की वैल्यू कम हो रही है, तो आपको डेबिट साइड में लिखना है टू मशीन अकाउंट। और दोनों वैल्यूज में जो वेरिएशन आ रहा है वो 1,000 का है, तो आपको यहां पे 1,000 लिखना है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 22,500, जबकि बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू है 25,000। इट मीन्स स्टॉक इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, तो आप डेबिट में लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट 2,500 से यहां पे वेरिएशन आ रहा है, आप 2,500 लिखेंगे। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, जो कि 6,400 पर एक पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, जबकि उसकी वैल्यू बैलेंस शीट में है 8,500। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट में भी आपको लॉस हो रहा है, तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। ये है 2,100 का, 8,500 और 6,400 का डिफरेंस। आफ्टर दैट वी आर गिवन bad debts provision is to be reduced by ₹2,000। bad debts provision को हमें कम करना है, राइट। bad debts provision is given on the asset side, लेकिन वो असेट के रूप में नहीं है, बल्कि असेट में से उसको माइनस किया गया है। इट मीन्स उसका जो नेचर है वो लायबिलिटी का नेचर, और यहां पर हम लायबिलिटी की वैल्यू को कम कर रहे हैं, तो आपको एंट्री क्रेडिट साइड में लिखनी पड़ेगी बाय बैड डेट्स प्रोविजन 2,000। अब यहां पर आपको डिफरेंशियल अमाउंट नहीं लिखना है, बल्कि उसने क्लियरली बोला है कि आपको कितनी अमाउंट इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है। तो यहां पर आपको नई वैल्यू नहीं दे रखी है, बल्कि यू आर स्पेशली इंस्ट्रक्टेड दैट यू हैव टू रिड्यूस, मीन्स आपको 2,000 रुपए से कम करना है, तो आपकी लायबिलिटी में 2,000 रुपए ही कम हो रहे हैं, तो आपको यहां पर 2,000 से ही एंट्री करनी है। तो यू हैव टू राइट हियर 2,000, और अब आप दोनों तरफ का डिफरेंस निकालेंगे। जो भी डिफरेंस आएगा दैट हैज टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां का टोटल आ रहा है 12,000, यहां पे टोटल 12,000 मैंने लिखा, डिफरेंशियल अमाउंट निकाला, तो दैट कम्स 12,000 में से 2 2 4 8 5 5,600 5,600। अगर मैं इससे माइनस करता हूं तो 004 और ये 6,400। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जो ओल्ड पार्टनर हैं अमर और बसंत, जिनका रेशो है 3:2। तो इस रेशो में मैं अमाउंट को डिवाइड करता हूं। इस तरीके से ये 6,400 को मैंने डिवाइड कर दिया पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इस क्वेश्चन में जितना बोला था उतना ही मैंने यहां पे किया है। इन एडिशन टू दैट आगे जो चीज बना सकते हैं हम उसमें, वो आपको बता रहा हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछे गए हैं, बट मैं आपको बना के बता रहा हूं। हमारे पास नए पार्टनर के बाद टोटल 3 पार्टनर होंगे।
ए, बी और सी। एक डेट का कॉलम आपको बनाना है, जिसको मैं यहाँ पे छोटा सा बना रहा हूं। ये आपका पर्टिकुलर का कॉलम है, ये डेबिट साइड है, यहाँ पे ए, ये बी और ये तीसरा पार्टनर सी। उसके बाद यहाँ पे फिर से डेट का कॉलम आ जाएगा, डेट के बाद पर्टिकुलर का कॉलम, फिर ये ए, बी एंड सी। ऐसे तीनों पार्टनर के साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड आपको अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। ए, बी एंड सी। जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको यहां पे लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए और बी के बैलेंसेस आपको पहले से गिवन है, वो आपको लिखते हैं यहां पे 50,000 एंड 18,000। उसके बाद आपको याद रखना है कि अगर आपकी बैलेंस शीट में जो पहले से बनी हुई बैलेंस शीट है उसमें कोई जनरल रिजर्व है तो आपको उसको डिवाइड करना है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है वो भी आपको पुराने पार्टनर्स में डिवाइड करना है। उसके बाद अगर असेट साइड में आपको कोई एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट या गुडविल आपको दे रखी है तो वो आपको पुराने पार्टनर्स में इस तरफ लिखनी है, आपको उनके पुराने रेशो में डिवाइड करके। ओके, इसके बाद अब बनाते हैं, यहां पर रिवैल्यूएशन की एंट्री हमारी आएगी बाय रिवैल्यूएशन। चूंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये एंट्री इस तरफ हो गई है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट में जाएगी 3840 एंड 2560। सी हमारा नया पार्टनर है तो उसमें पहले से कोई बैलेंस नहीं है और ना ही उसको रिवैल्यूएशन में कोई शेयर मिल रहा है, इसलिए उसके अकाउंट में अभी तक एंट्री नहीं हुई है। अब आते हैं सी, जो नया पार्टनर है, हमें बैंक से मतलब बैंक या कैश में से पे कर रहा है, कैश या फिर बैंक, वो अपनी कैपिटल का पैसा आपको पे कर रहा है तो वो कैपिटल का अमाउंट हमें यहां पे लिखना है। कैपिटल इज पेड बाय द न्यू पार्टनर 12,000, तो ये हम इन दोनों में नहीं इसके अकाउंट में लिखेंगे। ओके, उसके बाद नया पार्टनर प्रीमियम के लिए पे कर रहा है तो हम यहां लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। उसने जो प्रीमियम का पैसा पे किया है दैट इज 9600, वो हमें दोनों पार्टनर्स पे डिवाइड करना है उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। चूंकि क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो स्पेसिफाइड नहीं है इसलिए ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशो माना जाएगा। तो 9600 जिसको आप डिवाइड करेंगे 5 से, और अब आप इसको एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 2 जा 6, और एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4। ये गुडविल का पैसा है जो हम इन दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। आपको एंट्री में मैंने बताया था कि जब एंट्री होती है तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इस तरीके से ये अमाउंट इन दोनों के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, बाकी की एंट्रीज हम ऑलरेडी यहां पे कर चुके हैं। अब उसके बाद आपको इसका टोटल करना है और बैलेंस निकालना है। तो 12,000 इसके अकाउंट में बैलेंस आएगा, यहां पे अपन टोटल करेंगे 0, 6 4 10, 8 और 1 9, 9 5 14, 3 और 1 4, 2 4 और 10 14, और ये 2, 0 6 4 10 59 600। यहां पर आप लिखेंगे टू बैलेंस carried down 59,600, 24,400 एंड 12,000। उसके बाद आप इसको यहां पे क्लोज कर देंगे टोटल लगा के दोनों साइड में 59,600, 24,400 एंड 12,000। अब इसके बाद इसमें एक और चीज बच रही है, वो भी आप चाहें तो बना सकते हैं, दैट इज अवर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी ये आपको यहां पे बता रहा हूं। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, ये आपकी होती है लायबिलिटी साइड, देन अमाउंट, फिर उसके बाद असेट्स एंड देन अमाउंट। ओके,
अब यहां पे आपके पास जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज दे रखी हैं उनमें अगर कोई चेंज है तो आपको चेंज वैल्यू लिखनी है, और अगर चेंज नहीं है तो जो वैल्यू दे रखी है वही वैल्यू आपको लिखनी है। क्रेडिटर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन क्रेडिटर्स, तो वी राइट हियर क्रेडिटर्स। Creditors are 30,000 and 30,000. There is no change in creditors. Then we are given bills payable. Bills payable, there is no change in bills payable also. So we write as it is 6820. Okay. Then capital accounts A, B एंड C. आपको ये नए वाले बैलेंसेस लिखने हैं 59,600, 24,400 एंड 12,000। टोटल आप बाहर लिखेंगे 96,000। ये साइड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं असेट साइड में। बिल्डिंग की वैल्यू थी आपकी 20,000, उसमें आपने 10,000 एनहेंस किए हैं, तो नई वैल्यू है 30,000। के बाद मशीनरी की ओल्ड वैल्यू 9,000, उसमें 1,000 माइनस हुए हैं, न्यू वैल्यू इज 8,000। आफ्टर दैट फर्नीचर, एंड there is no change in value of furniture, so we write as it is 1,800. Stock, old value 25,000, उसमें से 2,500 माइनस हो गए, 22,500 is the new value. Then debtors की वैल्यू आपको देखिए 45,000 माइनस इसमें से किया गया है प्रोविजन, एंड यू नो वेरी वेल कि प्रोविजन की वैल्यू को आपने 2,000 से कम किया है, तो पहले 8,000 थी, इट बिकम्स नाउ 6,000, तो 39,000 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ डेटर्स। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स हमारे मिस हो गए हैं, यहां मैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मिस कर गया हूं, कैपिटल अकाउंट में लिटिल बिट थोड़ी सी प्रॉब्लम मिस्टेक है। यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं इसको, टू इन्वेस्टमेंट एक एंट्री डालूंगा, and one of the partner Amar has taken it 6,400, so to balance carried down 6,400 उसमें से कम हो जाएंगे 53,200। यहां पर हम इसको चेंज कर देंगे 53,200, इसमें से 6,400 माइनस हो जाएंगे, तो 89,600 ये रह जाएगी, और इधर इन्वेस्टमेंट्स हमारे हट जाएंगे क्योंकि दे हैव बीन टेकन ओवर बाय वन ऑफ द पार्टनर। उसके बाद कैश में आते हैं हम। कैश जो ऑलरेडी हमारे पास है 3,520, उसके अलावा नए पार्टनर ने हमें 12,000 कैपिटल के लिए पे किया है, वो इसमें ऐड हो जाएगा, और साथ में उसने 9600 हमें गुडविल के लिए पे किया है, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। द न्यू वैल्यू ऑफ द कैश 0, 2, 1, 25,120, यह हमारी नई कैश की वैल्यू होगी। और इसके बाद अब आपको बैलेंस शीट का टोटल लगा देना है, जो दोनों साइड आपके इक्वल होने चाहिए, 0, 2, 4, ये होगी आपकी नई बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ द पार्टनर। इस तरीके से ये क्वेश्चन जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा गया था रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, इसमें और क्या क्या चीजें बन सकती हैं और कैसे बन सकती है, ये मैंने आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, उन सबको आपको इसी तरीके से सॉल्व करते जाना है। उनमें अगर आपसे सिर्फ एक चीज पूछी गई है तो आप वो तो बनाएंगे ही, इन एडिशन टू दैट बाकी जितनी चीजें बन सकती हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है।
ये भी आप बनाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हर क्वेश्चन में हो जाएगी और आप जितनी फास्ट कर सकेंगे उतना अच्छा होगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि एग्जाम में आप बेटर तरीके से उसको सॉल्व कर सकेंगे और उसको कोशिश कर सकेंगे। ठीक है, अब बाकी है क्वेश्चन अगली बार।